नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है राया, उत्तर प्रदेश से। 16 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 9 बजे का समय था। यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा के राया कस्बे में उतरने वाले रास्ते के किनारे लोगों ने झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा देखा। कुछ ही देर में वहां राहगीर जुटने लगे। उसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। चूंकि ये क्षेत्र थाना राया क्षेत्र में आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वायरलेस मैसेज देकर घटना से अवगत करा दिया गया। राया थाने के प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा को उनके मुंशी ने हत्या के बारे में बताया तो थाना प्रभारी एसपी शर्मा तत्काल तैयार हो गए। एसआई मोहनलाल यादव, राजकुमार, कांस्टेबल यशपाल, आशुतोष कुमार और प्रदीप कुमार को साथ लेकर वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना मिली थी। शव को देखते ही इंस्पेक्टर शर्मा समझ गए कि मामला दुर्घटना का नहीं बल्कि हत्या का है, क्योंकि पास में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जिस पर लगा खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उसी पत्थर से मृतक के सिर पर प्रहार किया गया था। इसी से मृतक का सिर व चेहरा खून से सरोबार था। उसके चेहरे पर ताजा खून बह रहा था, मतलब हत्या हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। मृतक के चेहरे पर घनी दाढ़ी थी जो खून से लथपथ थी। थाना प्रभारी ने एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर तथा सीओ आरती सिंह को राया मोड़ पर मिले शव के बारे में सूचना दे दी। एसपी व सीओ सूचना मिलने के कुछ ही देर के बाद घटना स्थल पर पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम का दस्ता भी मौके पर आ गया था। मृतक की उम्र 26 साल के आसपास रही होगी। शरीर पर जीन्स और जैकेट के साथ पैरों के जूते से लग रहा था कि वो कोई राहगीर था, जिससे या तो लूटपाट के लिए उसकी हत्या की गई थी या किसी ने रंजिशन यहां लाकर उसे मार दिया था। मृतक के जेबों की तलाशी में ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हो सकी जिससे उसकी पहचान की जा सकती। इंस्पेक्टर शर्मा शव का मुआयना कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर शव से कुछ दूरी पर पड़े एक बैग पर पड़ी, लेकिन बैग खाली था। तलाशी लेने पर उसमें कागज का एक लिफाफा पड़ा मिला जिसमें एक फोटो थी। फोटो ताजमहल के सामने खिंचवाई गई थी। फोटो में मृतक के साथ एक महिला भी खड़ी थी। फोटो इस तरह खिंचाई गई थी जिस तरह नए दंपति खिंचवाते हैं। फोटो बहुत पुरानी नहीं थी, क्योंकि मृतक के शरीर पर जो कपड़े थे फोटो में भी उसने वही कपड़े पहने हुए थे, मतलब मृतक ताजमहल घूमकर लौटा था। लेकिन सवाल ये था कि अगर फोटो में उसके साथ खड़ी महिला उसकी पत्नी थी तो वो कहाँ है। अचानक इंस्पेक्टर शर्मा के मन में सवाल कौंधा कि कहीं पत्नी ने ही तो उसका काम तमाम नहीं कर दिया है। लेकिन ये तमाम सवाल तब तक कयास थे जब तक मृतक की पहचान नहीं होती। ताजमहल देखकर राया के इस रास्ते पर उतरने से इस बात की भी संभावना थी कि मृतक आसपास के ही किसी गांव का रहने वाला हो सकता है। इसी उम्मीद से इंस्पेक्टर सूरज प्रकाश शर्मा ने उस इलाके में 5 किलोमीटर तक पड़ने वाले सभी गांव में अपनी पुलिस टीम से कहकर ऐसे जिम्मेदार लोगों को मौके पर बुलवाया जो अपने गांव के अधिकांश लोगों को जानते हो। कई घंटों की मशक्कत की गई, लेकिन काफी लोगों को दिखाने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी, तो पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अधिकारी घटनास्थल से थाने लौट आए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ने जांच की जिम्मेदारी राया के थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा को ही सौंप दी। साथ ही उन्होंने सीओ आरती सिंह के नेतृत्व में एक टीम भी गठित कर दी। टीम में थाना प्रभारी के अलावा एसआई मोहनलाल यादव, राजकुमार, कांस्टेबल यशपाल, आशुतोष कुमार, प्रदीप, इंस्पेक्टर जसवीर सिंह तथा उनकी टीम के कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह, समूनेश, योगेश कुमार और गोपाल सिंह को शामिल किया गया। एसएसपी ने इस हत्याकांड का जल्दी से जल्दी खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस के पास मृतक की पहचान करने और वारदात का खुलासा करने के लिए केवल एक ही लीड थी और वो था बरामद हुआ फोटो। थाना प्रभारी एसपी शर्मा खुद पुलिस टीम लेकर आगरा पहुंच गए। उन्होंने आगरा पहुंचकर वहां ताजमहल के आसपास फोटो खींचने वाले फोटोग्राफरों को मृतक के पास से मिले फोटो दिखाकर जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन इस प्रयास में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली,
क्योंकि वहां सैकड़ों फोटोग्राफर थे और सभी से संपर्क होना बेहद मुश्किल था। अचानक उन्होंने उस साइट का मुआयना किया जहां खड़े होकर मृतक ने फोटो खिंचवाई थी। इससे एक बात साफ हो गई कि मृतक ने ताजमहल के भीतर जाकर फोटो खिंचवाई थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने ताजमहल प्रशासन की सहायता से ताजमहल के भीतर प्रवेश करने वाले गेट की पिछले 2 दिनों की सीसीटीवी फुटेज देखी तो 15 दिसंबर को मृतक एक महिला के साथ ताजमहल में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ गया। इससे ये साफ हो गया कि मृतक आगरा से घूमकर ही मथुरा गया था, जहां उसकी हत्या हो गई। आगे का काम पुलिस के लिए बेहद आसान हो गया। पुलिस ने ताजमहल प्रशासन की सहायता से 15 दिसंबर को ताजमहल देखने वालों के टिकट की छानबीन शुरू कर दी। दरअसल ताजमहल देखने जाने वालों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है। छानबीन करने के दौरान पुलिस टीम को आखिर एक ऐसा टिकट मिल गया जो 2 लोगों के लिए बना था। उसमें जो आईडी प्रूफ लगा था वो हरियाणा के पलवल जिले के थाना होडल क्षेत्र के गांव सेवली में रहने वाले राकेश का था। साथ में उसकी पत्नी संगीता का नाम लिखा था। पुलिस टीम ने ताजमहल प्रशासन की सहायता से सीसीटीवी फुटेज और एंट्री टिकट का रिकॉर्ड वहां से अपने कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ 16 दिसंबर की रात को ही मथुरा वापस लौट आए। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक सिपाही को पलवल के सेवली गांव भेजा, जहां से वो अगली सुबह राकेश के चाचा लक्ष्मण सिंह व अन्य परिजनों को अपने साथ राया थाने ले आया। सबसे पहले लक्ष्मण व अन्य परिजनों को पोस्टमार्टम हाउस में प्रिजर्व करके रखे गए शव को दिखाया तो उन्होंने देखते ही उसकी पहचान राकेश के रूप में कर दी। लक्ष्मण सिंह ने कपड़ों को देखकर भी साफ कर दिया कि उसने जो कपड़े पहने थे वो घर से पहनकर गया था। साथ ही उन्होंने मृतक राकेश के शव के पास मिली फोटो को देखकर साफ कर दिया कि वो फोटो राकेश तथा उसकी पत्नी संगीता की है। पूछताछ करने पर लक्ष्मण ने बताया कि 14 दिसंबर को राकेश अपनी पत्नी संगीता के साथ ताजमहल जाने की बात कहकर बस से गया था। वो दोपहर में अपने मामा ओमकार सिंह से मुलाकात करने के लिए भरतपुर गेट मथुरा जाने की बात कह रहा था। उन्होंने बताया कि राकेश की शादी इसी साल 29 जून को अलीगढ़ जिले के गांव गोरोला निवासी संगीता से हुई थी। लक्ष्मण ने बताया कि उनके बेटे सूरज की शादी भी इसी गांव में हुई थी और उसके सुझाव पर उनके भाई भरत सिंह ने बेटे राकेश की शादी संगीता से की थी। चूंकि शादी के बाद से कोरोना की महामारी की वजह से राकेश अपनी पत्नी को कहीं भी घुमाने के लिए लेकर नहीं जा पाया था, इसलिए उसने पहली बार पत्नी को घुमाने का प्लान बनाया और ताजमहल घुमाने के लिए ले गया था। राकेश की हत्या और उसकी पत्नी संगीता के लापता होने की गुत्थी को लक्ष्मण सिंह भी नहीं समझ पा रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा को लग रहा था कि हो ना हो राकेश की हत्या और उसकी पत्नी के लापता होने में कोई संबंध है। राकेश तथा उसकी पत्नी संगीता के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई। राकेश की सीडीआर से तो पुलिस को कुछ खास सहायता नहीं मिली, लेकिन संगीता की सीडीआर खंगाली गई तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों से उसकी एक खास नंबर पर दिन में कई बार लंबी लंबी बातें होती थी। 16 दिसंबर की सुबह जब पुलिस ने राकेश का शव बरामद किया था, उस दिन तथा उससे पहले 3-4 दिन में उसी नंबर पर संगीता की कई बार लंबी लंबी बातचीत हुई थी। पुलिस ने जब उस नंबर की सीडीआर निकाली तो पता चला कि वो नंबर संगीता के ही गांव गुरोला में रहने वाले किसी अनीस नाम के व्यक्ति का है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे पूरा माजरा पुलिस की समझ में आ रहा था, क्योंकि जब संगीता और अनीस के फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो 15 दिसंबर की शाम से लेकर अभी तक दोनों के फोन की लोकेशन अलीगढ़ और मथुरा के बॉर्डर एरिया में एक साथ मिल रही थी। साफ था कि संगीता और अनीस एक साथ थे। पुलिस की एक टीम संगीता की तलाश में उसके मायके पहुंची, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर कई टीमें बनाकर अलीगढ़ में अलग अलग छापेमारी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने संगीता और अनीस को मथुरा व अलीगढ़ बॉर्डर के गांव नगला गंजू से उसके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को राया थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई तो पुलिस को राकेश की हत्या का राज खुलवाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। संगीता पति से बेवफाई और अपनी निजी जिंदगी का एक एक राज खोलती चली गई।
24 साल की संगीता ने जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तब से अनीस को ही अपना सब कुछ मान लिया था। दोनों एक ही बिरादरी के थे, इसलिए संगीता ने कभी सोचा ही नहीं था कि अनीस को पति के रूप में देखने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। अलीगढ़ जिले के गोरला गांव के रहने वाले चंद्रपाल सिंह के 4 बच्चों में संगीता सबसे बड़ी थी। उससे छोटी एक बहन और 2 भाई थे। गांव में खेती किसानी करने वाले पिता को जब 1 साल पहले पता चला कि बड़ी बेटी संगीता गांव में ही रहने वाले महावीर के छोटे बेटे अनीस से प्यार करती है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी एक गांव में रहने वाले युवक युवतियों को आपस में भाई बहन मानने की प्रथा है। इसलिए चंद्रपाल सिंह ने संगीता से साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी शादी अनीस से कभी नहीं करेंगे। संगीता ने पिता से साफ कहा कि वह अनीस से 3 सालों से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। अगर उन्होंने उसकी शादी कहीं कर दी तो भी वो खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तन मन से अनीस की हो चुकी है। चंद्रपाल सिंह ने बेटी को ऊंच नीच और समाज का वास्ता देकर उस समय शांत तो कर दिया, लेकिन उन्हें लगा कि अगर जल्द ही बेटी के हाथ पीले नहीं किए गए तो वो समाज में उसे बदनाम कर सकती है। गांव में बिरादरी के ही एक दोस्त की बेटी की शादी पलवल के सूरज से हुई थी। सूरज के परिवार और खानदान के बारे में उन्हें पता था कि निहायत शरीफ और अच्छे परिवार का लड़का है। चंद्रपाल ने दोस्त से कहकर संगीता के लिए अपने घर परिवार में कोई लड़का देखने की बात कही तो सूरज ने उसे बताया कि उसके चाचा का लड़का राकेश भी शादी के लायक है। राकेश भाइयों में सबसे बड़ा था। हालांकि घर में थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर परिवार के लोग खेती करते थे, लेकिन इसके अलावा भी राकेश पलवल में एक कारखाने में नौकरी करता था। जब खेती का काम ज्यादा होता तो वो नौकरी छोड़ देता था। कुल मिलाकर जिंदगी की गुजर बसर ठीक से हो रही थी। सूरज ने जब अपने चाचा और पिता से अपनी ससुराल में रहने वाले चंद्रपाल की लड़की संगीता का जिक्र किया तो परिवार को लगा कि देखा भाला परिवार है, दोनों भाइयों की ससुराल एक ही गांव में होगी तो अच्छा रहेगा। एक दिन सूरज ने राकेश को अपनी ससुराल ले जाकर चोरी से संगीता को दिखा भी दिया। राकेश को संगीता पहली ही नजर में भा गई। गांव की सीधी सादी और मासूम सी संगीता को देखकर राकेश ने घर वालों से शादी की हाँ कर दी। इसके बाद दोनों परिवारों में बात हुई और कोरोना की वजह से दोनों परिवारों ने सादगी के साथ शादी संपन्न करा दी। शादी के बाद संगीता राकेश की दुल्हन बनकर उसके गांव सेवली आ गई। दोनों का समय धीरे धीरे प्यार के बीच गुजरने लगा, लेकिन शादी के बाद संगीता अपने दिल से अनीस का प्यार और उसकी यादों को नहीं निकाल सकी। समय जैसे जैसे गुजर रहा था अनीस के लिए उसकी तड़प और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो जब भी मायके जाती तो चोरी छिपे अनीस से जरूर मिलती और उस पर राकेश से छुटकारा दिलाने का दबाव डालती। अनीस भी संगीता के बिना खुद को अधूरा समझता था। उसने संगीता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही वो उसके लिए कुछ करेगा। 9 दिसंबर को संगीता के भाई की शादी थी। इसमें राकेश अपनी पत्नी के साथ गया था। 3 दिन तक वो वहीं रहा। उसी दौरान संगीता को अनीस के साथ कई बार मिलने का मौका मिला। अनीस ने उससे कहा कि राकेश से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी हत्या कर दी जाए। जब वो विधवा हो जाएगी तो परिवार वाले एक गांव का होने के बावजूद उनकी शादी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बात संगीता की समझ में आ गई। उसने राकेश की हत्या करने के लिए हामी भर दी, लेकिन राकेश को कैसे मारा जाए कि उन पर कोई उंगली भी ना उठे। इसके लिए 2-3 मुलाकातों में संगीता ने अनीस से मिलकर हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली। शादी के बाद संगीता राकेश के साथ वापस आ गई। संगीता व अनीस के पास मोबाइल फोन थे जिसके माध्यम से वे शादी के बाद से एक दूसरे से बातचीत करते थे। साथ ही व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते रहते थे। लेकिन भाई की शादी से लौटने के बाद संगीता का अनीस से फोन पर बातचीत करने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि राकेश को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें अपनी उस योजना को अंजाम देना था। अनीस ने संगीता से कहा था कि अगले 1-2 दिन में वो अपने पति को आगरा घुमाने के लिए राजी कर ले और उसे अपने साथ आगरा ले आए। संगीता ने ऐसा ही किया।
उसने राकेश से कहा कि शादी के बाद वो उसे कहीं घुमाने नहीं ले गया, कम से कम आगरा में प्यार की निशानी ताजमहल तो दिखा दे। फरमाइश कोई ज्यादा बड़ी और नाजायज नहीं थी, लिहाजा राकेश परिवार वालों से परमिशन लेकर 14 दिसंबर को संगीता को ताजमहल दिखाने के लिए बस से आगरा ले आया। 14 दिसंबर को संगीता और राकेश आगरा ताजमहल घूमते रहे। रात को एक होटल में रुके। अगले दिन सुबह यानी 15 दिसंबर को उन्होंने ताजमहल देखा और शाम को वहीं रुके। अगली सुबह 6 बजे दोनों आगरा से बस द्वारा घर के लिए निकले। हालांकि राकेश का प्लान ये था कि पहले मथुरा जाकर कृष्ण जन्मभूमि व प्रेम मंदिर देखेंगे, उसके बाद मथुरा में अपने मामा से मिलेंगे और बाद में घर जाएंगे। लेकिन बस में बैठते समय संगीता ने अनुरोध करके उसका प्लान बदलवा दिया। दरअसल संगीता ने उससे कहा कि राया के पास उसके रिश्ते के एक मौसा रहते हैं। उन्होंने कई बार उससे पति के साथ घर आने के लिए कहा है। थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने के बहाने वो राकेश को लेकर राया के पास एक्सप्रेसवे के यमुना कट पर ही उतर गई। दरअसल राकेश पत्नी से इतना प्यार करता था और भले स्वभाव का था कि उसे पता ही नहीं था कि संगीता साजिश के तहत उसे राया लाई है। हकीकत ये थी कि वहां उसका कोई मौसा नहीं रहता था। इस दौरान अनीस से लगातार उसकी बात चल रही थी। उस समय सुबह के करीब 7 बजे थे। एक्सप्रेसवे पर बस से उतरने के बाद संगीता ने चाय पीने की इच्छा जताई तो दोनों ने एक स्टॉल पर रुककर चाय पी। इसके बाद संगीता ने साजिश के तहत राकेश से टॉयलेट जाने की बात कही तो वो असमंजस में पड़ गया, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सब जगह टॉयलेट नहीं होते। लेकिन पत्नी को इमरजेंसी थी, लिहाजा सबसे उचित जगह सड़क के नीचे दिख रहा जंगल ही था। राकेश संगीता को लेकर नीचे जंगल की ओर उसे टॉयलेट कराने के लिए ले गया, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत पहले से वहां उसका इंतजार कर रही है। अनीस वहां पहले ही झाड़ियों में छिपा था। जैसे ही राकेश उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ, अनीस ने दबे पांव पीछे से जाकर राकेश के सिर पर भारी भरकम पत्थर दे मारा। इसके बाद अनीस और संगीता ने राकेश के सिर पर पत्थर से कई प्रहार किए। राकेश वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। राकेश के पास 2 बैग थे। एक बैग में संगीता के कपड़े थे, दूसरे में राकेश के कपड़े। राकेश के बैग से संगीता ने सारा सामान निकालकर अपने बैग में रख लिया ताकि बैग में ऐसी कोई चीज ना मिले जिससे राकेश की पहचान हो सके। लेकिन गलती से राकेश और संगीता का ताजमहल पर खिंचवाया गया फोटो वाला लिफाफा थैले में ही रह गया था। इसी आधार पर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की थी। दरअसल हत्या का ये पूरा प्लान अनीस ने तैयार किया था। राकेश की हत्या करने के बाद वे दोनों वहां से टेम्पो लेकर मथुरा की ओर भाग आए थे। इसके बाद वे इधर से उधर भागते रहे। संगीता एक दिन बाद ससुराल जाने का मन बना रही थी, उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संगीता की हालत ऐसी हो गई, ना तो सनम मिला और ना ही विशाले सनम। पुलिस ने संगीता और अनीस से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।